व्यूअर्स 16 अगस्त 2022 को जड़ांवाला फैसलाबाद पाकिस्तान में आने वाले वाक़े में एक रिपोर्ट के मुताबिक 21 चर्चेज़ या मसीही इबादतगाहों को जलाया गया या उनको नुकसान पहुंचाया गया। आज हम जड़ांवाला फैसलाबाद के उस हादसाती दिन के हवाले से उन 5 चीज़ों पर बात करेंगे जिन पर बात ना तो पाकिस्तानी मीडिया पर हो रही है और ना ही पाकिस्तानी और इंटरनेशनल सोशल मीडिया पर। तो पहली चीज़ जिसका आप सबका जानना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए उस दिन के सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, टाइमलाइन या उस दिन में होने वाले वाक़यात का आप सबका जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों 16 अगस्त 2023 को जड़ांवाला में होने वाले इन वाक़यात से पहले हम एक दिन पहले 15 अगस्त 2023 को जड़ांवाला में होने वाले वाक़यात की तरफ देखते हैं। तो 15 अगस्त 2023 के दिन जड़ांवाला शहर में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप्स में कुछ तस्वीरें वायरल होना शुरू हो गई जिनमें कुरान के कुछ औराक और एक तहरीर थी। कुरान के औराक पर लाल पेन या सुर्ख कलम से नाज़ेबा अल्फाज दर्ज थे और साथ एक A4 साइज्ड पेपर जो कि स्टेपलर के साथ स्टेपल या नथी किया हुआ था पर 2 क्रिश्चियन नौजवानों की तस्वीर और नाम लिखे हुए थे और तस्वीर के नीचे ये लिखा हुआ था कि हम किसी से डरते नहीं हैं, इसलिए हम ये तस्वीर अपनी खुद शेयर कर रहे हैं। अब पहला सवाल जो इन पिक्चर्स और पोस्ट के वायरल होने पर आता है वो ये कि इन पोस्ट का, इन सोशल मीडिया जो इन पोस्ट की गई तस्वीरें और इन्फॉर्मेशन, इनका मौजूद या ओरिजिन क्या था, क्योंकि अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि इन तस्वीरों और इस इन्फॉर्मेशन को पोस्ट करने वाला पहला शख्स कौन था। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ये भी अभी तक मालूम नहीं हो सका वहाँ के रिपोर्टर्स और वहाँ की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मुताबिक कि कोई विटनेस इस वाक़े का हो, कोई यानी शाहिद, कोई विटनेस, कोई गवाह इस वाक़े में अभी तक मालूम नहीं हो सका। और अगर हम उस FIR का जायज़ा लें जो इस वाक़े के ऊपर 295D और 295C के तहत दर्ज की गई है, उसमें भी उस वाक़े के हवाले से किसी विटनेस या किसी गवाह का जिक्र नहीं किया गया। अब इस सारी इन्फॉर्मेशन के बाद इस केस की मुशाहिबत 2017 में मशाल खान केस से मिलती है। 2017 में मशाल खान जो अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था, उसको भी तौहीन के इल्ज़ाम के ऊपर एक जत्थे ने कत्ल कर दिया था। लेकिन तहकीकात के बाद ये पता चला कि मशाल खान नामी स्टूडेंट का जाली अकाउंट बनाकर किसी ने ज़ाती दुश्मनी की बिना पर उस पर तौहीन का इल्ज़ाम लगाया। अब जड़ांवाला के केस में भी तहकीक होनी ज़रूरी है कि वो 2 नौजवान जिनका उस FIR में जिक्र है, क्या वाकई वो तौहीन के मुर्तकिब भी हुए, किसी ने ज़ाती दुश्मनी की बिना पर उन पर ये इल्ज़ाम लगाया। दूसरी अहम चीज़ जिसके ऊपर हमारी पाकिस्तानी मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर जड़ांवाला में होने वाले इस बदकिस्मत वाक़े के ऊपर बात नहीं हो रही, वो ये है कि 24 घंटे के दौरानिए के ऊपर होने वाले इन वाक़यात में खुशकिस्मती से एक भी डेथ कैजुअल्टी नहीं हुई। हमने जब इस नुक्ते के ऊपर तहकीक की कि पूरे दिन जब जड़ांवाला के अंदर जत्थे मसरूफ़ थे, 21 चर्चेज़ को उन्होंने आग लगाई, मसीही बिरादरी के घरों को मसमार किया और जो मसीही मुक़द्दसात थी उनकी भी तौहीन की, इस पूरे वाक़े में कैसे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो हमें हमारी जर्नलिस्टिक और सहाफ़ती तहक़ीक़ात के बाद ये मालूम हुआ कि जड़ांवाला में रहने वाली मसीही बिरादरी को 24 से 48 घंटे पहले ही इन जत्थों की कार्रवाई की भिनक पड़ चुकी थी और जड़ांवाला में मौजूद जितनी मसीही कम्युनिटी है उन्होंने तकरीबन एक रात पहले ही जड़ांवाला छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें भिनक हो चुकी थी इन सारे वाक़यात की। और हमें ये भी मालूम हुआ कि जड़ांवाला में होने वाले इन वाक़यात से कम 24 घंटे के दौरानिए में से पहले स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भी लाहौर होम डिपार्टमेंट भिजवाई जा चुकी थी, जिसमें ये तफसील से बताया गया था कि जड़ांवाला में ये वाक़यात हो सकते हैं और इन वाक़यात के ऊपर अलर्ट जारी कर दी गई थी। लेकिन जो चीज़ जड़ांवाला की पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक रात पहले मालूम हो चुकी थी और जिसके ऊपर स्पेशल ब्रांच ने लाहौर अपनी रिपोर्ट भी भिजवा दी थी, उसके ऊपर जड़ांवाला के अपने लॉ इन्फोर्समेंट इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे पूरी तरह से नाकाम रहे। तकरीबन 12 से 14 घंटे तक जत्थों ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के इलाकों, उनकी मुकामात पर पूरी तरह से हमला किया, कब्जा किया और पुलिस पूरी तरह से बेबस दिखाई दी। तीसरा अहम नुक्ता जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है वो ये कि एक रिपोर्ट के मुताबिक पार्टीशन से लेकर अब तक 70% से ज़्यादा ब्लास्फेमी केसेस एक सूबे यानी पंजाब से हैं। इसके अलावा हमें ये भी मालूम हुआ कि जड़ांवाला शहर जिस पंजाब की पट्टी में आता है उस पट्टी में पिछले कुछ सालों में 10 से 15 ऐसे ही वाक़यात हो चुके हैं मसीही बिरादरी के हवाले से। लेकिन इस तरह के वाक़यात के तसलसल और इन मुतादिद वाक़यात के होने के बावजूद हमें पंजाब में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की जानिब से कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स या SOPs नहीं मिलते या फिर कोई मॉडस ऑपरेंडी नहीं मिलता
جس کے ہوتے ہوئے پنجاب پولیس اور باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے سوئفٹ ریئیکشن کر سکیں اور ان واقعات کی روک تھام کر سکیں۔ چوتھی اہم چیز جس کے حوالے سے پاکستانی میڈیا اور سوشل میڈیا پر جڑاوالا کے واقعے کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، وہ ہے انسائٹمنٹ یا اشتعال انگیزی کا پہلو۔ 15 اگست کو جب یہ پوسٹ وائرل ہوئی تو اس کے بعد جڑاوالا میں مقامی سطح پر اس واقعے کے حوالے سے اشتعال انگیزی یا انسائٹمنٹ دلائی گئی، اور کئی گھنٹوں کی اشتعال انگیزی یا انسائٹمنٹ کے بعد جڑاوالا میں موجود جتھے آرگنائز ہو کر انہوں نے مسیحی مقدمات کی طرف بڑھنا شروع کیا اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ لیکن ہمیں جڑاوالا میں دفعہ 144 کے نفاذ، رینجرز کی آمد اور 24 گھنٹے گزر جانے کے باوجود کسی ایسے شخص کی گرفتاری نظر نہیں آئی جس نے انسائٹمنٹ یا اشتعال انگیزی اس واقعے میں دلائی ہو۔ دوستوں، پانچویں اہم چیز جس پر بات کرنا ضروری ہے وہ ہے موب سائیکالوجی۔ پاکستان میں چاہے مشال خان والا واقعہ ہو یا پھر سیالکوٹ میں پیش آنے والے واقعات یا پھر حالیہ جڑاوالا کا واقعہ، سب میں ہمیں موب سائیکالوجی دیکھنے کو ملتی ہے۔ سب سے پہلی وجہ جو ہمیں موب سائیکالوجی میں دیکھنے کو ملتی ہے، جو موب کی خوراک بنتی ہے، وہ ہے انسائٹمنٹ یا اشتعال انگیزی۔ کہیں نہ کہیں سے وہ موب یا وہ جتھا جو انتہائی پرتشدد ہو جاتا ہے، اس کو کہیں نہ کہیں سے اشتعال انگیزی کی خوراک ملتی ہے۔ تو موب کو روکنے کا ایک بہترین طریقہ اس کے انسائٹمنٹ کے سورسز ختم کرنا ہے۔ دوسری اہم چیز جو ہمیں ایک موب کی سائیکالوجی کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے گمنامی کا پہلو یا پھر انونیمٹی، یعنی جب آپ کو ایک گروپ کے اندر ایک انڈیویجول کی حیثیت سے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ گمنام ہیں، آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا اور آپ کے عمل اور یا اعمال کی کوئی پکڑ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مشاہدہ کر رہا ہے، تو پھر آپ بکھر جاتے ہیں۔ اور پھر یہ شخصی جذبات کافی سارے اشخاص کے شخصی جذبات کا سے مل کر ایک انتہائی وائلنٹ یا پرتشدد شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں ایک اور موب سائیکالوجی کے اندر جو پہلو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی یا پھر ذمہ داری کے احساس کا ختم ہو جانا۔ ایک موب یا جتھے کے اندر ہم کبھی بھی کسی ایک شخص کو سارے عمل کا اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے، اور اس کا اندازہ اس موب کی سب کانشیس کو اچھی طرح سے ہوتا ہے۔ اسی لیے جب آپ کے کسی عمل کے حوالے سے ذمہ داری یا اکاؤنٹیبلٹی کا احساس اور خیال ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ قانون اور اصول کو تہوبالا رکھ کے ایک جنگلی جانور کی طرح آگے بڑھتے ہو۔